जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे एग्ज़ाम अभी नज़दीक आने वाले हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो। इसके अलावा यदि कोई एमपीपीएससी, इसके अलावा एमपीएसआई, पटवारी, एमपी वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है और एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हमारी आंखों के बिल्कुल सामने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल्कुल ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिससे एक क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, भारत के किसी भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्यों दिए जाते हैं, कब से दिए जाने लगे हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसके अलावा बात करें वर्तमान में किन किन लोगों को दिए गए हैं, सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें, ये वीडियो को भी शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि हम बात करें ये नोबेल प्राइज की, तो आप इन्हें तो जानते होंगे, ये है अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, तो जानते हैं हम अल्फ्रेड नोबेल आखिर कौन थे, आखिर इनके नाम पे कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल। देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। सारी दुनिया इनके आविष्कार को जानती है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उसके नाम पर ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। किनके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। यदि हम अल्फ्रेड नोबेल के जन्म की बात करें, तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को होता है। 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है। यदि हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर ये दिए जाते हैं। तो आखिर इन्होंने अपनी वसीयत कब लिखी थी, कब से इनकी शुरुआत होती है नोबेल प्राइज की, जानते हैं हम एक एक करके सारी बातें, एक एक कर। तो देखिए, यदि हम नोबेल प्राइज की शुरुआत की बात करें, तो ये जो नोबेल प्राइज है, इस पुरस्कार की स्थापना 1895 से पुरस्कार की स्थापना होती है। 1895 से नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है। पहली बार ये जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में पहली बार दिया गया था। और फ्रेंड्स, जब ये नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था, अर्थात तब इसकी घोषणा की गई थी। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान में नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जब प्रारंभ में ही दिया जाता था तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से 5 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, सारी की सारी बातें हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। द्वारका प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून द्वारका प्रसाद जी। तो देखिए, 1968 से यदि हम बात करें, तो 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू हुआ। तो 1909 से इसकी शुरुआत होती है और 1909 से लेकर 1968 तक ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है और 1968 से इकोनॉमिक्स में इसकी शुरुआत हो जाती है। यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, तो इसमें लगभग 7.36 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। यदि हम बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, अर्थात ये 6 क्षेत्र हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और हम बात करें पीस, ये सारे के सारे 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। इन्हें कौन देता है? तो इन्हें शाही स्वीडिश विज्ञान अकेडमी देती है, अर्थात स्वीडन की सरकार के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें, इन्हें 2 देश देते हैं। कौन कौन से 2 देश देते हैं, सुनिए। एक तो स्वीडन देता है, एक नॉर्वे देता है। ये जो स्वीडन है नोबेल प्राइज को 5 क्षेत्रों में देता है, जबकि जो नॉर्वे, और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, तो नॉर्वे केवल शांति पुरस्कार को देता है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलते हैं, तो 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ की गवर्नमेंट देती है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। और नॉर्वे में कहाँ पर देती है? ओस्लो में देती है।
कहां पर देती है? ओस्लो में। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जय श्री महाकाल नेहा जी। यदि हम बात करें तो पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में दिए गए थे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब चलते हैं, हम आगे जानते हैं। देखिए, यदि हम अल्फ्रेड नोबेल की बात करें, अल्फ्रेड नोबेल की यदि हम बात करें, इनके नाम पर 355 355 पेटेंट है इनके नाम पर। इन्होंने ना केवल डायनामाइट का आविष्कार करा, लेकिन इनके नाम पर 355 और भी चीजें क्या है? पेटेंट है। लेकिन अक्सर हम अल्फ्रेड नोबेल को केवल किसके नाम से जानते हैं? हम इन्हें डायनामाइट के आविष्कार के तौर पर जानते हैं। पूरी दुनिया में अल्फ्रेड नोबेल को यदि जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? नितिन नागर जी जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून नितिन नागर जी। किसके लिए जाना जाता है इन्हें? डायनामाइट के लिए जाना जाता है। देखिए, अब तक यदि हम पूरे नोबेल प्राइज के इतिहास की बात करें तो अब तक 975 लोगों को तथा 609 संस्थानों को अभी तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देखिए थोड़ी सी और बातें। जो डायनामाइट है, इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा उपयोग होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगह पर इसकी फैक्ट्री खोली। ये जो डायनामाइट है, इसका फैक्ट्रियों में इतना ज्यादा यूज होने लगा कि जो अल्फ्रेड नोबेल ने 90 फैक्ट्रियां खोल दी। और ये जो 20 से ज्यादा देशों में इनकी फैक्ट्रियां थी, अल्फ्रेड नोबेल की 20 से ज्यादा देशों में फैक्ट्रियां थी। तो ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, कभी इस देश से उस देश जाते, कभी इस देश से उस देश जाते। इसलिए ये जो यूरोप के लोग हैं, इन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। सर ये कौन सी बात हुई? तो सोचिए, इस व्यक्ति को यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहा जाता था। फिर इसके बाद देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार करा। लोगों को काफी फायदा हो गया इसके आविष्कार के बाद। लेकिन जैसे 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 दुनिया आगे बढ़ती गई, लोगों ने डायनामाइट का गलत यूज करने लगा। और लोग तो देखिए, डायनामाइट के गलत इस्तेमाल होता देख अल्फ्रेड अपने आविष्कार पर दुख हुआ और इन्होंने फिर ऐसा बोला कि जो भी व्यक्ति मानव कल्याण का काम करेगा, मानव कल्याण के लिए इन्होंने उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरे जो भी पैसा आएगा, मेरे पैसे से अर्थात मेरे आविष्कार से जो भी पैसा आएगा वो मानव कल्याण के दिया जाएगा, जो भी मानव कल्याण में काम करेगा। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी 27 नवंबर 1895 को। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी। इसके अलावा देखिए, यदि कोई इंग्लिश मीडियम से हमारे साथ जुड़े हैं तो इंग्लिश में भी सारी की सारी चीजें मैंने एज इट इज लिखी है। आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिंग मैथमेटिक्स के टेलीग्राम चैनल पर ये चीजें भी आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं हम आगे। थोड़ा सा और मैं इनके बारे में आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ये देखिए, यदि हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल 1895 की वसीयत के अनुसार पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति में सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो शेष वसूली योग्य राशि है संपत्ति से 5 पुरस्कारों की घोषणा की गई। कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई? 5 पुरस्कारों की घोषणा की गई। और उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में पहली बार 1901 में प्रदान किए गए। तो ये सारी की सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। देखिए, ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद हम चले तो मेडिसिन, चिकित्सा, लिटरेचर, साहित्य, इसके बाद यदि हम बात करें शांति। इसके अलावा प्रारंभ में ये 5 क्षेत्र थे, लेकिन 1968 में जो स्वीडिश केंद्रीय बैंक है ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया। इसके साथ ही पहला अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में प्रदान किया गया। पहला 1968 में इकोनॉमिक्स की घोषणा होती है कि इस क्षेत्र में दिया जाएगा और पहला 1969 में दिया गया। अब देखते हैं हम इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि अभी तक कितने भारतीयों को दिया है। अभी तक देखिए, नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, अभी मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि अभी तक कितने भारतीयों को दिया गया है। यदि हम बात करें
कितने भारतीयों को दिया गया है अभी तक? तो देखिए कितने भारतीयों को अभी तक ये दिया जा चुका है। देखिए हर चीज को बहुत स्पष्ट और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो देखिए पहली बार 1913 की बात है। 1913 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। तो यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि पहली बार किस भारतीय को नोबेल का पुरस्कार दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। फिर इसके बाद 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। कब दिया था? फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके बाद बात करें हम 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। तो भारत के जो 3 सबसे शुरुआती हैं, साहित्य में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया, फिजिक्स में सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया, मेडिसिन में सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया। अब इसके बाद और किन किन भारतीयों को दिया गया ये भी मैं आपको बताता हूं। अभी हम देखते हैं और कितने भारतीयों को दिया गया है। अब बात करते हैं हम, देखिए बात करते हैं हम 1979 में मदर टेरेसा जी को यो शांति में दिया गया। 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में दिया गया। तो पहली बार इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को दिया गया। कब दिया गया? 1998 में दिया गया। शांति का पहली बार मदर टेरेसा जी को दिया गया था 1979 में। इसके बाद और किन किन भारतीयों को दिया गया? इसके बाद हम देखते हैं और किन किन भारतीयों को दिया गया। यदि हम बात करते हैं वर्ष 2009 की, तो वर्ष 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया था। वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया था। इसके बाद 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी जी का संबंध मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के विदिशा से ये संबंधित थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जी के साथ में दिया गया था। वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है, टोटल 9 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। नोबेल प्राइज अभी तक 9 भारतीयों को दिया जा चुका है। अब देखते हैं हम और आगे। देखिए इसमें क्या लिखा रहा है? नोबेल वीक, मतलब ये जो नोबेल वीक हर साल 3 अक्टूबर को शुरू होता है और 10 अक्टूबर तक चलेगा। 7 दिनों में कुल 6 प्राइज अनाउंस होते हर साल। ये जो नोबेल वीक है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में चलता है और इन दिनों में 7 दिनों में टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन सुनिए, केवल इस अक्टूबर में घोषणा की जाती है। ये नोबेल पुरस्कार दिए दिसंबर के महीने में दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, देखो सबसे आखिरी में इकोनॉमिक्स कैटेगरी का नोबेल पुरस्कार अनाउंस किया जाता है। सिर्फ अनाउंस किया जाता है, जीतने वाले व्यक्ति या संस्थानों के नामों को ऐलान होगा, दिसंबर में उन्हें प्राइज दिया जाएगा। यदि हम इस बार की बात करें जो नोबेल कमेटी है, तो नोबेल कमेटी के अनुसार यदि हम बात करें तो इस साल 340 व्यक्ति या संस्थाओं ने नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन फाइल की। इनमें से 251 व्यक्ति और 92 ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये नोबेल कमेटी के अनुसार कुछ बातें। और देखिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कब कब किस किस तारीख को कौन कौन से क्षेत्रों में अनाउंस हुए थे। यदि हम देखें मेडिसिन के क्षेत्र में ये 3 अक्टूबर को इसकी घोषणा हो गई थी। फिजिक्स की हम बात करें तो 4 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी थी। केमिस्ट्री की हम बात करें तो 5 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी थी। लिटरेचर अर्थात साहित्य की हम बात करें तो 6 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी थी। पीस की बात करें, शांति की बात करें तो 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी थी। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 10 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी थी। इसीलिए वीडियो में आज आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी 6 क्षेत्रों में घोषणा कर दी गई है, दिसंबर में प्राइज दिए जाएंगे, नोबेल प्राइज सभी को मिलेंगे, इसलिए आज मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से बता रहा हूं। तो देखिए किस तारीख को किस किस की घोषणा की गई है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शांति के नोबेल प्राइज की। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शांति के नोबेल प्राइज की, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखिए सबसे पहले
मेडिसिन की अपन बात करते हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर को सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में दिया था, तो सबसे पहले अपन चिकित्सा की ही बात कर लेते हैं, मेडिसिन की। तो ये जो दिया गया है, ये दिया गया है स्वांते पापो को। किसको दिया गया है? स्वांते पापो को दिया गया है। 2022 का मेडिसिन का पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वांते पापो को। जानते हैं स्वांते पापो आखिर कौन है? देखिए, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। स्वांता पापो अवार्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इस बार का जो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है, किसे दिया गया है? स्वांता पापो को दिया गया है, स्वांता पापो को। देखिए, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं आखिर ये कौन है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। कौन है स्वांता पापो? तो स्वांता पापो की यदि हम बात करें, तो स्वांता पापो एक स्वीडिश जेनेटिसिस्ट है। क्या ये एक आनुवांशिक से संबंधित एक वैज्ञानिक है जो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट है। उन्होंने पेलियोजेनेटिक्स के फाउंडर के रूप में, ये देखिए, नियंत्रण जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर ये नियंडर होते कौन है, आखिर ये नियंडर होते कौन है। इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए जो स्वांता पापो है, ये जो स्वांता पापो जी है, यहां पुरस्कार विलुप्त हो चुके नियंडरथल, किसकी बात चल रही है? नियंडरथल मानव के जीनोम का सीक्वेंस तैयार करने के लिए मिला है। नियंडरथल मानव 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, जिनके जीनोम की खोज पापो ने की है। आखिर ये क्या है सारा मजरा, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो वर्तमान का मानव है, ये कहीं ना कहीं होमोसेपियंस है। आप बोलते हो कि वर्तमान का मानव किसका वंशज है? तो होमोसेपियंस के वंशज है। तो उसी होमोसेपियंस के वंशज में एक उसी का वंशज था नियंडरथल मानव। तो इस मानव की जो खोज है किसने की है, अर्थात इनके जो जीनोम की खोज किसने की है? स्वांता पापो जी ने की है। तो इसके लिए इनको क्या दिया है? मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए, मैं और इनके बारे में आपको बता देता हूं डिटेल से। देखिए, यदि हम लोगों से पूछ ले जाए कौन थे नियंडरथल मानव, तो ये जो नियंडरथल मानव है, होमो वंश का एक विलुप्त मेंबर है। वर्तमान में ये दुनिया से क्या हो चुके हैं? ये विलुप्त हो चुके हैं। तो जर्मनी में नियंडर की घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई थी, जिनके आधार पर इनका नाम नियंडरथल मानव रखा गया था। इनका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था। तो पहली बार ये कहां पर पाए जाते थे? ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये कुछ इनके हाथ पैर, ये कुछ छोटी कादी के लगते हैं, इनका जो कद है कुछ छोटा है। तो पहली बार ये जर्मनी की नियंडर की घाटी में मिले थे, इसलिए इनका नाम रख दिया नियंडरथल मानव। इसके अलावा ये पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में रहते थे। तो इनका ये जो कहना है कि ये जो करीब 1.60 लाख साल पहले ही क्या हो चुके थे? पहले धरती पे रहते थे, लेकिन अब वर्तमान में पूरी तरीके से 40,000 साल पहले ये दुनिया से क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। देखिए, पूछ लिया जाए जीनोम सीक्वेंसी क्या है, तो यदि हम जीनोम सीक्वेंसी की बात करें, तो जीनोम सीक्वेंसी किसी भी जीव का पूरा जेनेटिक बायोडेटा होता है। आखिर वो जिस पीढ़ी से शुरू होता है तो वर्तमान तक की क्या उसमें चेंज आया है, क्या चेंज नहीं आया, ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक जीनोम डाटा होता है पूरा व्यक्ति का। एक व्यक्ति के हर, आखिर उसकी पीढ़ी में पहले लोगों में क्या रोग थे, क्या नहीं रोग थे, हर चीज बिल्कुल डिटेल से हमें एक डाटा के रूप में पता चल जाती है। तो जीवों में जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसी जरूरी है। इससे ही कई बीमारी और नए वेरिएंट के बारे में हमें पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम और, यदि हम बात करें फिजिक्स की, यदि हम बात करें फिजिक्स के, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? ये जो व्यक्ति आप लोगों को दिख रहे हैं, इनका नाम है एलन आस्पेक्ट। इनका नाम है एलन आस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं। इसके बाद यदि ये जो दूसरे आप लोगों को दिख रहे हैं, इनका नाम है जॉन क्लासर, जो कि एक अमेरिकन है। इसके बाद एंटर जेलिंगर, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। तो इस बार फिजिक्स का कितने लोगों को दिया है? 3 लोगों को दिया है। ये देखिए, ये इस बार 3 लोगों को दिया है। उन 3 लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूं। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर, उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। पूछ लिया जाएगा कि ये जो फिजिक्स का है किस क्षेत्र में दिया गया है,
तो इन्हें ये क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। एलन आस्पेक्ट फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। जॉन एफ क्लासर एक अमेरिकन रिसर्च है। अगर बात करें हम एंटन जेलिंस्कर की तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो यदि हम लोगों से कई बार देश पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति का संबंध किस देश से, जैसे हम लोगों ने देखा स्वांता पापोजी स्वीडन के हैं, उसी प्रकार ये तीनों किस देश के हैं, किस किस क्षेत्र में मिल रहा है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें आगे देखिए, इसके बाद यदि मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए बिल्कुल ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह छप गया था ये 2 डेज में। 3 साइंटिस्ट शेयर फिजिक्स नोबेल फॉर क्वांटम मैकेनिज्म। किसके लिए दिया गया है? ये 3 साइंस ये क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो देखिए आखिर इनके लिए जो नोबेल समिति है इनका क्या कहना है? नोबेल समिति का कहना है तीनों वैज्ञानिकों का रिसर्च किस बारे में है। तो नोबेल कमेटी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इन तीनों वैज्ञानिकों ने इंटेंगर्ड क्वांटम स्टेट पर रिसर्च किया। ये होता क्या है इंटेंगर्ड क्वांटम? तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें 2 पार्टिकल बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करते हैं। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग भी कर दिया जाए तब भी इनका व्यवहार सेम रहेगा। इन्होंने कुछ ऐसे पार्टिकल्स की खोज की, भले आप उन्हें कितना ही छोटा तोड़ दो तब भी उनका व्यवहार सेम रहेगा, उनका नेचर नहीं बदलेगा। देखिए इस रिसर्च का फायदा ना सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के लिए किया जा सकेगा बल्कि इससे फिजिक्स की क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी को भी एक्सटेंड किया जा सकेगा। इससे बड़ी बात यह है कि कई गंभीर बीमारियों के इलाज का नया रास्ता खोल सकेगी। तो ये जो इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे काफी रिसर्च की है ये हमें काफी चीजें बाद में बताएगी। आज सूट पहन के नहीं आए हो सर? अजय जी कह रहे हैं अजय सपना जी आज सूट पहन कर नहीं आए, है ना। तो देखिए आज आप लोगों के लिए करंट का एक मुद्दा लेकर आया हूं। ये मुद्दा ऐसा है जो हमारे एग्जाम में सीधा सीधा रिलेवेंट है, सीधा हमारे एग्जाम में आएगा। तो देखिए क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम एंटेंगमेंट ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। आप लोग इस पीपीटी के माध्यम से इसमें पढ़ भी लेना। ये देखिए अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। यदि हम बात करते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी इस बार 3 लोगों को दिया गया है। आखिर ये 3 लोग कौन कौन है? तो ये दिया है कैलोरीन बेट्रोजी जो कि अमेरिका के हैं। इसके अलावा ये मोर्टन मेंटेल जो कि डेनमार्क के हैं और बेरी शार्पलेस जो कि अमेरिका के हैं। तो ये केमिस्ट्री का भी 3 लोगों को दिया गया है। मेडिसिन का एक को दिया है, फिजिक्स का 3 को दिया है, केमिस्ट्री का भी कितने को दिया है? 3 व्यक्तियों को दिया है। अब बात करते हैं आखिर ये तीनों का संबंध हम जानते हैं। देखिए मैं आप लोगों को हर चीज कितने अच्छे से उनके फोटो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को याद करने में सारी चीजें बहुत आसान हो जाए। यदि हम बात करें यहाँ पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? कैलोरीन बेट्रोजी जो कि अमेरिका के हैं, मोर्टन मेल्डेल जो कि डेनमार्क के हैं और बेरी शार्पलेस जो कि अमेरिका के हैं। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। यदि हम बात करें 81 साल के शार्पलेस को 2001 में भी 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ यह पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वैज्ञानिकों को दोबारा यह पुरस्कार मिला है? तो किससे मिला है? शार्पलेस को मिला है। यदि हम बात करें इन्हें किस क्षेत्र में, तो नोबेल कमेटी के अनुसार इन वैज्ञानिकों ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। किस केमिस्ट्री की बात करें? क्लिक केमिस्ट्री अर्थात जो सूक्ष्म केमिस्ट्री है। इसके अलावा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इनका रिसर्च भविष्य में मेडिसिन के लिए नया रास्ता खोलेगा। तो इन्हें 2 क्षेत्रों में मिला है। किस किस की बात चल रही है? इन्हें केमिस्ट्री में एक तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में रिसर्च के लिए इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। ये देखिए इन तीनों को दिया गया है, इन तीनों को ये मिला है। अब बात करते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए यदि हम बात करें इस बार का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को मिला है। साहित्य का इस बार फ्रांस की एनी एर्नाक्स को मिला है। एनी के लेखन में साहस संवेदना का संगम, भाषा भी बहुत आसान। तो इसीलिए इन्हें इस बार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। इस बार इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। देखिए सारी की सारी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? देखिए
एनी एर्नाक्सा ऑफ फ्रांस विंस नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो साहित्य का 2022 का किसे दिया गया है? फ्रांस की लेखिका एनी एर्नाक्सा को दिया गया है, एनी एर्नाक्सा को दिया गया है। इसके बाद और देखते हैं, देखिए इनका हम देखते हैं आखिर क्या रहा है, इनकी शुरुआत कैसे, इन्होंने कितने क्षेत्रों में काम किया है। यदि हम बात करें इस वर्ष का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नाक्स को प्रदान किया गया है। एनी एर्नाक्स ने फ्रेंच साहित्य, अंग्रेजी में कई उपन्यास, नाटक और लेख लिखे हैं। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी है। इनका जन्म 1940 में होता है। एनी एर्नाक्स की चर्चित कृतियों, देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न करंट में क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसकी पुस्तक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो जर्नल टू डेहोल्स, जर्नल टू डेहोल्स एनी एर्नाक्स की पुस्तक है। लावी एक्सटीरियल, लावी एक्सटीरियर ये भी इनकी है। इसके यदि हम बात करें तो एनी एर्नाक्स ने अपने लेखन की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास लेस आर्मे इस रेस वाइट्स से की थी। तो ये इनके प्रमुख क्या हो जाएंगे? प्रमुख इनकी पुस्तक आ जाएंगी। देखिए एग्जामिनर हमसे कई बार पूछ लेता है, हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसने किस पुस्तक को लिखा है, क्योंकि करंट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए, ये देखिए इनके बारे में सारी की सारी बातें हैं। क्या दे रखा है? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 की हम बात करें तो एनी एर्नाक्सा को दिया है। ये फ्रांस की है, 82 इनकी एज है, बर्न इनका कहाँ पर हुआ है, सारी बातें बता दी मैंने आप लोगों को। ये देखिए इधर इनकी प्रमुख फेमस जो इन्होंने किस किस सन में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, वो सारी की सारी बातें लिखी है। और गर्ल्स स्टोरी ये भी इनकी पुस्तक है। द ईयर ये भी इनकी पुस्तक है। ये शेम अ वुमेन्स स्टोरी ये सारी की सारी इनकी प्रमुख पुस्तकें। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, अभी तक साहित्य के नोबेल पुरस्कार को 2 बार स्थगित किया जा चुका है। 119 साल के इतिहास में इसे 2 बार क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया गया है। वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार 119 साल के इतिहास में 2 बार स्थगित किए गए हैं। पहली बार तो 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे पहली बार स्थगित किया गया था, और दूसरा वर्ष 2018 में जो स्वीडिश एकेडमी की जूरी मेंबर है, जो स्वीडिश एकेडमी की जूरी मेंबर है, कैटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नाल्ट पर यौन शोषण के आरोप लगने के कारण स्थगित किए गए थे। तो इन्हें कब कब स्थगित किए गए? 2 बार, 1943 में और दूसरा 2018 में। इसके बाद चलते हम आगे, इसके बाद देखते हैं हम आगे। यदि हम बात करें इस साल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, तो इस साल जो नोबेल पीस प्राइज है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल शांति पुरस्कार 2022 एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। इस साल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। यदि हम बात करें तो बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आलिस बिलियात्स्के को दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अब देखिए आप लोग, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए पहला तो बेलारूस के एक व्यक्ति जो कि आलिस बिलियात्स्के हैं, उन्हें दिया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी को दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे समझिए, इस साल का जो शांति नोबेल प्राइज पुरस्कार है, एक तो बेलारूस के एक व्यक्ति को दिया गया है, यूक्रेन की एक संस्था को दिया गया है, रूस की एक संस्था को दिया गया है। आप इस चीज का अनुमान तो लगाइए, अभी जिस क्षेत्र में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रूस और बेलारूस दोनों मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं क्षेत्र में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मतलब देखिए दुनिया भी बड़ी अजीब है, जहां पे लोग लड़ रहे हैं वहीं पे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। आप लोग सोचिए तो सही, थोड़ा सा कल्पना करिए कि जो रूस और बेलारूस जिस यूक्रेन को मार रहे हैं, या जिस यूक्रेन को रूस पूरी तरीके से तबाह करने की सोच रहा है, उसी क्षेत्र में बेलारूस, रूस और यूक्रेनियन संस्थाओं को क्या दिया जा रहा है? शांति का नोबेल पुरस्कार। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि आखिर ये क्यों दिया गया हो।
ये इसलिए दिया जा रहा है उन क्षेत्र के लोगों को ताकि रूस पर दबाव पड़े और रूस पर दबाव आए ताकि वो युद्ध को रोके। क्या देखिए, ये लोग तो शांति के लिए स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जी, ये तो बिल्कुल जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बिल्कुल नामो निशान मिटाना ही चाहते हैं। तो देखिए आप लोग भी, ये बड़ी अच्छी चीज है, जिधर लड़ रहे हैं उधर ही मिठाई बट रही है ना। ये दो दोस्त लड़ रहे हैं और उन्हीं दोस्तों में शांति भी बांट रहे हैं, ये भी देख लीजिए, बड़ी अच्छी चीज है। तो देखिए, नोबल पीस फॉर बेलारूस राइट्स एडवोकेट रशियन एंड यूक्रेनियन ग्रुप ये भी बड़ी अच्छी चीज है। आगे देखते हैं हम। तो देखिए कितने लोगों को दिया, अभी मैंने आपको बताया, ये बेलारूस के आलिस बिलियास्की को दिया गया है। इसके अलावा रूस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियन को दिया गया है। इसके अलावा यूक्रेन की हम बात करें तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। किसको दिया गया है? सेंटर फॉर। तो देखिए यदि हम आलिस, ये देखिए आलिस जी है, यदि हम इनके बारे में कुछ बातें जाने, यदि हम इनके बारे में बात जाने तो आलिस ने 1980 में बेलारूस की जो तानाशाही सरकार के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया, वो आज तक अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र बाहर करने की जंग लड़े। देखिए जो बेलारूस है, बेलारूस में भी एक तरीके से तानाशाही सरकार का ही शासन है, और कई लोगों का आरोप यह है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में एक तरीके से एक समय तानाशाही सरकार ही वहां पे रूल कर रही है ना, या करती है। तो रूस यूक्रेन जंग में जो बेलारूस के राष्ट्रपति है लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं। तो जब देखिए रूस और बेलारूस दोनों साथ में हैं, और उसी बेलारूस के ओली साहब को इस साल का शांति पुरस्कार दिया है, ताकि दुनिया को पता चले कि देखो ये लोग तो शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे तानाशाही है, इधर तानाशाही है। तो और आगे यदि हम बात करें, इनको कई बार जेल भी डाल दिया सरकार ने, कई बार इनको जेल में भी डाल दिया। देखिए ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, दो संगठनों को दिया है। रूस का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल 1987 में बना, उस दौर में सोवियत संघ था। यदि हम बात करें ये जो रूस का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, इससे कुछ फैक्ट यदि हम निकालें तो 1987 में बना, और जब ये बना था उस समय वर्तमान का रूस नहीं था, उस समय सोवियत संघ था, जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं। लेकिन आपको पता है 1991 में यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का विघटन होता है। ये जो सोवियत संघ है 15 देशों में टूट जाता है, उसी में से एक देश होता है रूस, और ये रूस का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की राजधानी कीव में वर्ष 2007 में बना। ये कब बना था? वर्ष 2007 में। ये यूक्रेन का है। आगे देखते हैं, यदि हम आगे बात करते हैं तो यदि हम बात करें नोबेल प्राइज वीक 2022 के आखिरी दिन बोले तो 10 अक्टूबर इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार घोषित हुआ। इस साल यह प्राइज बैंकिंग सेक्टर में एक्सपर्ट 3 इकोनॉमिस्ट को दिया गया। बेन बेर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डिविग, तीनों ने आर्थिक मंदी के दौर में बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने के रिसर्च पर किए गए अपने मानवता को बचाने के बेहतर तरीके बताए। तीनों ही एक्सपर्ट अमेरिका के। एक बात आप लोग सोचिए, ये जो इस साल का 2022 का यदि हम बात करें, वर्ष 2022 का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है, ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए 3 लोगों को मिला है। और आप ही देखिए, जिस कोरोना महामारी में पूरी दुनिया में हाहाकार है, वहां पे बता रहे हैं बैंकिंग सेक्टर किस प्रकार अच्छे किया जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कितनी महंगाई दुनिया के सामने, दुनिया ने कितनी महंगाई को देखा है। वर्तमान में भी महंगाई काफी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो पूरी दुनिया के लिए एक ये संकट की घड़ी है। इसके यदि हम बात करें तो ये बेंस बेर्नाके को दिया है, डगलस डायमंड को दिया है और फिलिप जी को दिया है। ये तीनों कहाँ के हैं? अमेरिका के। ये तीनों कहाँ के हैं? अमेरिका के। अब एक चीज और देखिए, आप लोगों को बड़ा ही शानदार मैं आंकड़ा बताता हूं, आप लोगों को लगेगा ससुरा क्या चल रहा है इस दुनिया में। ये जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा दिए जाते हैं। स्वीडन 5 क्षेत्रों में देता है, नॉर्वे एक क्षेत्र शांति में देता है। अभी तक जो दुनिया के जो नोबेल पुरस्कार बटे हैं उसका 52% किन लोगों को मिला है? यूरोप के लोगों को मिला है। आप सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा देश की संख्या या दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में
लेकिन अभी एशिया महाद्वीप के केवल 60% लोगों को ही मिला है। ओनली 7% लोगों को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला। जबकि यूरोप में यहाँ पे इतनी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, उसके बाद भी ये 52% लोगों को दे दिया गया है। इसके अलावा बात करें नॉर्थ अमेरिका की, यदि हम बात करें तो 32% लोगों को वहां पर दिया गया है। उत्तरी अमेरिका के 32% लोगों को अभी मिला है। और जबकि हम बात करें साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की, केवल 1% लोगों को मिला है। क्या क्या वहां पर आविष्कार होते ही नहीं है? पागल समझ रखे क्या इस नोबेल प्राइज समिति ने? मतलब यूरोप और अमेरिका के लोग आविष्कार करना जानते हैं, दुनिया के कोई, सब लोग बेकार है, पागल है। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो केवल 3% लोगों को दिया है। एशिया की बात करें तो केवल 7% को दिया है। ओशिनिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र की बात करें तो केवल 2% लोगों को दिया। इन यूरोपियंस को लगता है कि केवल यूरोप और उत्तर अमेरिका में आविष्कार होते हैं। हाँ दे, खुद देते हैं तो अपने ही देश के लोगों को देते हैं। जब कह रहे हैं कि हम मिठाई बांट रहे हैं तो खुद ही खा रहे हैं। थोड़ा ये आंकड़ा आप देखिए, ये आंकड़ा आप लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि आखिर चल क्या रहा है जिंदगी में। यदि मैं थोड़ा सा और इस चीज को क्वेलिफाई करूं, अच्छे से बताने की कोशिश करूं तो अभी तक मेडिसिन में 111 लोगों को दिया गया है, साहित्य में 113 लोगों को दिया गया है, शांति में 101 लोगों को दिया गया है, इकोनॉमिक्स में अभी तक 52 लोगों को दिया गया है, फिजिक्स में 114 लोगों को दिया गया है और केमिस्ट्री में 112 लोगों को दिया गया है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन है इसलिए हमसे पूछे जा सकते हैं। यदि हम बात करें पहली बार यदि हम बात करें तो मेरी क्यूरी या मैडम क्यूरी को सबसे पहले 2 बार ये दिया था। इन्हें पहली बार 1903 में भी मिला है और इन्हें 1911 में भी मिला है। इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वर्ष 2014 में एट 7 years मलाला यूसुफजई बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज। सबसे यंग अभी तक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, इन्हें 2014 में मिला। इन्हें केवल 17 साल की उम्र में मिला था और इनके साथ ही कैलाश सत्यार्थी जी को भी इनके साथ ही मिला था। ये देखिए, सी शेयर द पीस प्राइज विद कैलाश सत्यार्थी फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द सुप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। तो कैलाश सत्यार्थी जी को अपने बच्चों के प्रति लगाव के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बहुत सारे काम के लिए इन दोनों को साथ में दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से मैंने बताई है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म है, आना ही आना है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, भारत का कोई सा भी एग्जाम, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।